फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 21। कहानी का टाइटल है अथर्व और रूहानी की सगाई। तो फाइनली हमारे अथर्व और रूहानी की सगाई होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी को इतना ही लंबा और इतना ही जितने मैं बड़े एपिसोड्स डाल रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इतने ही बड़े एपिसोड्स आपके लिए रोज़ लेकर आऊँ, तो कम से कम मेरी वीडियोस पे आपको 200 लाइक्स रेगुलर करने होंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अगर आज के एपिसोड में मुझे 200 लाइक्स मिलते हैं तो कल भी ये एपिसोड्स इतने ही बड़े होंगे, नहीं तो फिर मैं रेगुलर वाले ही जैसे डालूँगी 10 से 15 मिनट के। तो अगर आपको इतने बड़े बड़े एपिसोड्स चाहिए तो आपको लाइक्स भी भर भर के करना होगा। और प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही देर के बाद अभय भी कंपनी से घर आ गए थे। अभय को देखकर अंश ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे हाथ मिलाया और मजाकिया लहजे में बोलते हैं, कैसे हो आप मिस्टर बॉस। अंश की बातें सुनकर अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहते हैं, सही है, 26 साल हो गए मुझे इस अंश से मिले हुए, पर ये आज भी मुझे बॉस ही कहता है। तुम्हारी बहन का पति हूँ मैं, तो तुम्हारा जीजा जी हुआ, वही कहा करो। अंश, अब आदत इतनी आसानी से तो नहीं बदल जाती ना बॉस। तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर यूं ही बातें करने लगे। अवनी, शीला और वैशाली किचन में आपस में बातें कर रही थी कि अवनी शीला और वैशाली से एक और बच्चा करने के लिए कह रही थी, पर दोनों ही मना कर रही थी। अवनी, शीला, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो तुम कि एक और बच्चा नहीं कर सकती। इतनी देर से प्लान किया था, पहला बच्चा तुमने इतनी देर से प्लान किया था, तो आप कम से कम एक और बच्चा भी ले आओ ना घर में। शीला, भाभी, वैशाली अभी जवान है, उससे कहिए मेरे लिए तो नीचे ही काफ़ी है, और वैसे भी मीर को तो और बच्चे नहीं चाहिए, उनके लिए तो अथर्व भी उनका सब कुछ है। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहती हैं, सही कहा, खैर उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द अथर्व के लिए भी उसके चाचा उसके सब कुछ बन जाए। वैशाली, दी आप चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा, वक्त सब बदलता है। अब रूहानी नाम की लड़की हमारे अथर्व को भी बदल के रख देगी। अवनी, एक बात मैं तुम सबसे कहना चाहती हूँ कि रूहानी की उम्र ज़्यादा नहीं है, वे अभी काफ़ी छोटी ही है। उसके ऊपर आते ही हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं कि वह अथर्व को पूरा बदल दे और सबके रिश्तों को आपस में जोड़ दे, तो ये गलत होगा। वह बेचारी बच्ची ये सब देखेगी तब उसे बहुत टेंशन होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे हम फ्री माइंड रहने दें। उसके आने से सब कुछ ठीक हो तो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। एकदम से हम उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ नहीं डाल सकते, ये तो गलत होगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सब उसे निभाएंगे। तो रूहानी की भी अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसका पति यानी अथर्व ही होगा। तो बस सबसे पहले तो वो उन दोनों का रिश्ता आपस में सुधारना चाहिए, फिर बाकी सबका। शीला, सही कहा भाभी आपने, उस छोटी सी बच्ची पर हम इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। भगवान है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो तीनों ऐसे ही आपस में बातें करने लगी। कुछ देर के बाद वो तीनों भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। सब लोग अथर्व का ही इंतज़ार कर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अथर्व डिनर करने आएगा, क्योंकि वहाँ पर मीर भी तो मौजूद था। लेकिन अंश का विश्वास था कि उसका भांजा ज़रूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में अथर्व सिंपल ब्लैक शर्ट और सिंपल ब्लैक पैंट पहनकर हॉल में आया, और बहुत ही हैंडसम भी लग रहा था वो। उसकी शर्ट इन नहीं हुई थी, और शर्ट के स्लीव्स भी फोल्ड थे। जो बाल वह जल्द से सेट करता था, आज वह थोड़े बिखरे हुए काफ़ी मेसी लग रहे थे, बिल्कुल रेशम के धागों की तरह उसके माथे पर लहरा रहे थे।
अथर्व अपना फ़ोन चलाते हुए नीचे हॉल में आया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। अथर्व को देखकर सबके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन हमारे मिस्टर हैंडसम प्लस अकड़ू जी के चुपचाप जाकर अपनी चेयर पे ही बैठ गए। सर्वेंट ने खाना सर्व कर दिया, सबने खाना खा भी लिया। सब लोग आपस में बातें करते रहे, हंस रहे थे, लेकिन अथर्व चुपचाप बस अपना डिनर कर रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अवनी और अभय को काफ़ी दुख हो रहा था। वे दोनों दुखी मन से एक दूसरे को ही देख रहे थे। अभय ने गहरी सांस ली और पलकें झपकाकर अवनी जी को शांत रहने के लिए कहा। कुछ ही देर के बाद सबका डिनर भी हो गया। अथर्व अपने कमरे में चला गया। कल सुबह जल्दी ही सगाई का फंक्शन था। सबको ओबरॉय हाउस भी जाना था, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जाहिर सी बात है, अथर्व को आज नींद नहीं आने वाली थी। उसको अजीब से एहसास हो रहे थे जो उससे अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किए थे। जो इंसान कभी रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता था, कल वह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता बनाने जा रहा था। कल उसकी ज़िंदगी में एक लड़की से उसकी सगाई होने वाली थी, वो भी उस लड़की से जो पहली नज़र में अथर्व को दीवाना कर गई थी। हालांकि अथर्व को अपनी भावनाओं के बारे में अभी पता नहीं था कि वह रूहानी से क्या चाहता है, उसे रूहानी से क्या हुआ है। अथर्व अपने इस सीक्रेट रूम के अंदर चला गया और रूहानी की तस्वीरों को बनाने लगा। और रात यूं ही गुजर गई। अगली सुबह 7 बजे ओबरॉय हाउस में ओबरॉय हाउस पूरा फूलों और लाइटों से सजाया और संवारा गया था और चारों तरफ रौनक बनी हुई थी। सारे सर्वेंट अपने काम पर लगे हुए थे। 10 बज के आसपास सगाई का मुहूर्त भी था। उससे पहले पहले सभी मेहमान भी आना शुरू होने वाले थे। रूहानी अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठी हुई थी। आज उसने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी बुआ जी उसे तैयार कर रही थी और छोटा सा लड्डू उसके पास ही खड़ा था और उसे दीवानों की तरह देख रहा था। लड्डू की आंखों में आज लाल दिल चमक रहे थे। उसे तो एक बार फिर से अपनी रूही से प्यार हो गया था। वह पागलों की तरह रूहानी को देख रहा था, रोमांटिक गाने गा रहा था। उसकी हरकतें देखकर बुआ जी को काफ़ी हंसी आ रही थी। रूहानी के चेहरे पर भी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। लड्डू ने रूहानी का छोटा भाई अवान, जो 18 साल का था और लंदन से पढ़ाई कर रहा था। इस साल उसकी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट हुई थी। वह शाम तक हल्दी के फंक्शन में इंडिया वापस आने वाला था। हालांकि वह बहुत पहले ही आने वाला था, लेकिन उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। वो सगाई का फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता था। रूहानी तैयार हो चुकी थी। बुआ जी ने उसे खड़ा किया और उसके कान के पीछे नज़र का काला टीका लगाते हुए कहती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी प्यारी सी बच्ची। मेरे दिल से दुआ है कि तुम खुशियों से अपनी इस नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा पति तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। तुम अपने नए परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से। रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और मेकअप भी उसने बहुत कम ही किया था, क्योंकि वह ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा था। रूहानी पहले से ही काफ़ी गोरी थी, इसलिए उसे ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन इनकी बुआ जी ने थोड़ा बहुत मेकअप तो उसको करवा ही दिया था, जिसकी वजह से वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लड्डू तो अपनी आंखें फाड़ कर रूहानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी प्यारी रूही आज बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक परी की तरह। लड्डू खुशी से रूहानी के पैरों से लपट गया। रूहानी ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, कैसी लग रही है तुम्हारी रूही आज? लड्डू उसको फ्लाइंग किस देते हुए बोलता है, हाय मैं तो मर जाऊं, इतनी छुंदल कैसे लग सकती हो तुम। कितने लकी है ना मिस्टर अथर्व, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी जो मिल रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मिस्टर अथर्व की जो छोटी बहन है ना, वे भी बहुत सुंदर है। लड्डू की बातें सुनकर बुआ जी और रूहानी दोनों हंसने लगे।
रूहानी ने लड्डू के गाल खींचे और प्यार से बोलती है, मेरा नटखट लड्डू महाराज बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जितना टाइम मेरे साथ बिताना है बिता लो। कल तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली ही जाऊंगी। फिर किसके साथ बैठकर सीरियल देखोगे? किसके साथ बैठकर दुनिया भर की बुराइयां करोगे? बोलो बोलो। रूहानी की बातें सुनकर लड्डू दुखी हो गया। वह वापस रूहानी से लिपट गया। रूहानी को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने लड्डू को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तभी बुआ जी ने उसे लड्डू को वापस नीचे उतारने के लिए कह दिया। रूहानी सवालिया नज़रों से अपनी बुआ जी को देखने लगी तो बुआ जी कहती हैं, बेटा लड्डू का वजन ज़्यादा है। कितनी बार कहूँ वजनदार चीज़ें मत उठाया करो। औरत ज़ात हो तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। रूहानी, मैं तो इसे हमेशा ही इसी तरह उठाती हूँ बुआ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बुआ जी रूहानी को इशारा करने लगी और बोली, समझा करो, कोई बात, हम औरतों को इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। हमारे शरीर के अंग अलग होते हैं मर्दों की तुलना में, समझो थोड़ा। रूहानी ने हाँ में सिर हिला दिया और नीचे बैठकर लड्डू के गालों को चूम लिया। लड्डू तो खुश हो गया और वे तीनों आपस में यूं ही बात करने लगे। वहीं डाक मेंशन में 4 गाड़ियां ओबरॉय हाउस के लिए निकल गई थी। सबसे आगे वाली कार में अथर्व और अंश बैठे हुए थे और अथर्व के पीए यानी रोमी भी बैठे हुआ था। पीछे वाली गाड़ी में बाकी पूरा परिवार बैठा हुआ था। हमारी छोटी सी मीठी इस समय अभय की गोद से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी और उसका दिमाग भी काफ़ी खराब हो रहा था और वह समय जी का दिमाग भी बिल्कुल खा रही थी इतने सारे सवाल पूछ कर। लेकिन समय को अपनी प्यारी सी मीठी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वह उसके साथ बहुत से वक्त बिताते थे। मिशा भी आज उन सब के साथ में ही थी और मेहता फैमिली डायरेक्ट ओबरॉय हाउस ही आने वाली थी। अथर्व भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने डार्क ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था। उसे हंसने की और मुस्कुराने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वह बिना हंसी में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ ही देर के बाद कपूर फैमिली ओबरॉय हाउस में पहुंच गए। बंगले के बाहर द्वार पर उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। उनके ऊपर फूल बरसाए गए। मिस्टर ओबरॉय और बुआ जी बाहर ही खड़े थे उनके स्वागत के लिए। इसके अलावा बहुत सारे सर्वेंट भी वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले अथर्व की गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ ही अंश और रोमी भी थे। अथर्व वहीं अपना बिना भावहीन चेहरा लेकर आगे बढ़ने लगा। सब लोग काफ़ी खुश थे और एक एक करके सब लोग बंगले के अंदर जाने लगे। ओबरॉय जी सबको सम्मान के साथ अंदर आने की अंदर लेकर आए। पूरा हॉल बहुत अच्छे से सजाया गया था। बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी, झूमर लटक रहे थे, फूलों की महक आ रही थी। और वहीं मीठी और अमान्य हॉल के आते ही इधर उधर भागने लगी। वैशाली दोनों बच्चों के पीछे उनको पकड़ने के लिए भागने लगी, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। मीठी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी और इधर उधर भाग रही थी। वहीं ऊपर कमरे में रूहानी के पास बैठा हुआ लड्डू जब उसके कानों में उसे मीठी की आवाज़ सुनाई दी तो वह हैरान रह गया और वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर भाग गया। रूहानी तो उसे हैरानी से देखती ही रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि लड्डू अचानक यहाँ से भाग क्यों गया, लेकिन तभी उसके कानों में छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। रूहानी समझ गई कि लड्डू को उसका टारगेट मिल चुका है। वह हंसने लगी और आईने में अपने आप को देखने लगी। वो सच में कितनी खूबसूरत लग रही थी। जिसके लिए इतना सजी थी वह तो बड़ा अजीब आदमी है। पता नहीं उसे रूहानी की खूबसूरती से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। वह तो नीचे जब रूहानी जाएगी तभी उसे पता चलेगा। लड्डू भागता हुआ नीचे आया। उसने देखा कि मीठी हॉल में इधर उधर भाग रही है। मीठी को वहां देखकर लड्डू बहुत एक्साइटेड हो गया और वह तेजी से उसके पास आ गया। उसने मीठी का हाथ पकड़ लिया और उछलते हुए बोला, मेरी प्यारी मीठी तुम आ गई।
मुझसे मिलने के लिए? मीली प्याली मीठी, तुम आ गई मुझसे मिलने के लिए। मीठी ने जब लड्डू को देखा तो वह खुशी से उछलने लगी। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कूद रहे थे। उनको देखकर अमान्य भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कूदने लगा। तीनों बच्चे कूद रहे थे और डांस कर रहे थे। उन तीनों बच्चों को देखकर बाकी सभी बड़े हंसने लगे। मीठी और लड्डू तो आपस में गले भी लग गए थे और प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी ऐसी हरकतें देखकर वैशाली तो बिल्कुल हैरान ही रह गई और वापस शीला के पास जाकर बोलती है, लगता है हमारी बच्ची हाथ से निकल रही है। इसी उम्र में देखिए कैसे लटके झटके दिखा रही है। शीला ने जब अपनी बेटी की तरफ देखा तो वह खुद हैरान हो गई। छोटी सी मीठी अपने बालों को लड्डू के मुंह पर मार रही थी और लड्डू शर्मा के लाल हुए जा रहा था। शीला और वैशाली हंसने लगे। बच्चों को यूं साथ खेलने के लिए छोड़ दिया और सभी बड़े दूसरी तरफ चले गए। सभी मेहमानों को आदर से बिठा दिया गया था। उनकी खातिरदारी की जा रही थी। अथर्व अपना भावहीन चेहरा लेकर वहीं बैठा हुआ था। उसे यहाँ पर अपना एक भी पल वेस्ट नहीं करना था, लेकिन वो मजबूर था। उसे रूहानी से सगाई जो करनी थी। अथर्व बार बार ऊपर की ही तरफ देखे जा रहा था कि कब रूहानी उसकी नज़रों के सामने आएगी और कब उसकी सगाई होगी। अभय अपने बेटे के चेहरे को देख रहे थे और उसके लिए खुश भी हो रहे थे। कम से कम उनका बेटा शादी के लिए मान तो गया और अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला था। अभय और अवनी भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि उनका बेटा अब नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दे और वह सब बंधनों में बंधेगा। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, धूम मचा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सब बड़े आपस में बातें कर रहे थे। मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया था, लेकिन ज़्यादा मेहमान नहीं थे। सिर्फ जान पहचान वाले और कुछ रिश्तेदार ही थे। कुछ ही देर में पंडित जी भी पहुंच गए। फिर सगाई की रस्म शुरू करने के लिए कहने लगे। पंडित जी की बात सुनकर अथर्व की आंखों में चमक आ गई। ओबरॉय जी ने अपनी बहन को रूहानी को बुलाने के लिए कह दिया। बुआ जी वहां से सीधा ऊपर चली गई और रूहानी के कमरे में आ गई, जहाँ रूहानी अभी भी आईने के सामने खड़ी थी। बुआ जी के उसके पास आए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोलती हैं, चलो बेटा, शादी का सगाई का मुहूर्त अब शुरू हो गया है, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। बुआ जी ने रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन रूहानी के कदम उठ ही नहीं रहे थे। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, सांसें काफ़ी तेज थी। उसे सबके सामने जाने में काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी। बुआ जी उसकी तरफ मुड़ी और उसके माथे पर हाथ रखे बोलती है, तुम्हारी सिचुएशन हम समझ सकते हैं बेटा, ऐसा हर लड़की के साथ होता है। अपने आप की हिम्मत बढ़ाओ और चलो जल्दी से, तुम्हारी सगाई हो जाए, फिर शाम को हल्दी का फंक्शन भी शुरू करना है, चलो। रूहानी ने हामिश सर हिला दिया और अपनी बुआ के साथ चलने लगी। बुआ जी और रूहानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। रूहानी का चेहरा और नज़रें झुकी हुई थी, वह काफ़ी घबरा रही थी। वे दोनों सीढ़ियों से उतरने लगे। लड्डू जो कि हॉल में खेल रहा था, उसकी नज़र जब सीढ़ियों पे पड़ी तो वह जोर से बोला, मीली लुई आ गई। लड्डू की बातें सुनकर सबने उस तरफ देखा जहाँ से रूहानी आ रही थी, सिवाय अथर्व के, क्योंकि वो रूहानी को महसूस भी कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय रूहानी के पायल के छन छन के। रूहानी धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह नज़रें उठाकर ऊपर देख सके। रूहानी को नीचे आता देख अवनी भी उसके पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आ गई। सब लोग प्यार से रूहानी को ही देखने लगे। सच में कितनी खूबसूरत लड़की है वह, और कितनी शर्मीली भी। अंश ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोला, देख लो भांजे, तुम्हारी होने वाली बीवी भी आ ही गई।
अथर्व का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बहुत खूबसूरत एहसास हो रहे थे, जिसे वह शायद पहली बार ही अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा हो। अथर्व ने बेहद आकर्षक तरीके से अपनी नज़रें उठाई और रूहानी की तरफ देखने लगा। उसकी रूहानी गुलाबी कलर के लहंगे में सज धज के हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, वह बहुत शर्मा भी रही थी। रूहानी का ये लुक काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अथर्व तो रूहानी को देखता ही रह गया। उसने ऐसी खूबसूरत अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखी थी। रूहानी हर तरीके से परफेक्ट थी। उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसका रंग, उसके नैन नक्श, सब कुछ एकदम परफेक्ट थे। भगवान ने उसे काफ़ी फुर्सत से जो बनाया था, सिर्फ अथर्व के लिए। अथर्व को ना जाने क्या हुआ, वो अपने होश खोने लगा और रूहानी को जुनूनियत से देखने लगा। अपनी जगह से खड़ा हो गया और रूहानी की तरफ बढ़ने लगा। पूरी कपूर फैमिली रूहानी यानी अथर्व के ऐसे बर्ताव से काफ़ी हैरान रह गई और उसे देखने लगी। अथर्व बेसुध से होकर रूहानी के करीब बढ़ने लगा। उसकी बेचैनी और बेताब नज़रें एकटक रूहानी को ही घूर रही थी। रूहानी का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अथर्व उसके करीब आ रहा है। वो अपने आप में ही सिमटने लगी थी। उसने कसकर अपने हाथों को दबा लिया। अथर्व उसके एकदम से करीब आ गया और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। रूहानी का चेहरा इस समय झुका हुआ था। अथर्व उसके खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ से रूहानी के चेहरे की तरफ बढ़ा दिए। उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया तो रूहानी के खूबसूरत चेहरे को देखकर अथर्व अंदर तक घायल हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और रूहानी की खूबसूरती को अपने अंदर उतारने लगा। रूहानी की नज़र भी अथर्व के ऊपर पड़ी तो वह भी अपने हैंडसम पति को देखने लगी, जो आज सच में काफ़ी कमाल का लग रहा था। रूहानी ने देखा कि अथर्व ने अपनी आंखें बंद की थी। उसके चेहरे पर दीवानापन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने डार्क ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था। रूहानी के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके गाल और भी लाल हो गए थे, वो भी शर्म से। उसने अपनी नज़रें फिर से झुका ली। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अथर्व भी अपनी आंखों को बंद किए हुए रूहानी को ही महसूस कर रहा था। रूहानी को काफ़ी शर्म आ रही थी। अथर्व को सबके सामने ऐसा बर्ताव करने की क्या ज़रूरत थी। वहीं अभय और अपने बेटे को ऐसा करते हुए देख काफ़ी हैरान थे, लेकिन वह दोनों काफ़ी खुश भी थे। कम से कम उनका बेटा अपनी भावनाओं को प्रकट तो कर रहा था, अपनी रूहानी के सामने ही सही। कुछ ही देर में अथर्व ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा रूहानी ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली थी। अथर्व ने रूहानी को एक हाथ को थामा और उसे लेकर स्टेज के ऊपर चला गया। सभी मेहमान अपनी जगह पर बैठ गए थे। अथर्व रूहानी को लेकर स्टेज के ऊपर बने सोफे पर बैठने लगा। जब अथर्व ने रूहानी को छुआ तो रूहानी का तन मन सिहर उठा था। अथर्व ने उसे कितने प्यार और कितने हक से पकड़ा था और उसे लेकर स्टेज पर आ गया था। यह बात रूहानी के दिल को छू गई थी। अथर्व और रूहानी स्टेज के ऊपर सोफे पे बैठे हुए थे और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। सभी लोग खुशी से उन दोनों को ही देख रहे थे। ओबरॉय जी बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है और उन्हें यकीन है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वह रूहानी के लिए बिल्कुल सही साबित होने वाला है। वह प्यार से अपनी फूल जैसी बच्चे को ही देख रहे थे। बच्चों को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वे तो सिर्फ आपस में खेलने में बिजी थे। वहीं बंगले के एक कोने में खड़ा होकर युग गुस्से से आहान को ही यानी अथर्व को ही देख रहा था। अथर्व ने उसे रूहानी को छीन जो लिया था, ये बात युग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वह गुस्से की आग में जल रहा था। वह तो यहाँ आना तक नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिवार वाले उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए थे। कुछ ही देर में पंडित जी ने बोला अंगूठियाँ लाई जाए। पंडित जी के इतना कहते ही बुआ जी एक सोने की थाल लेकर आई और स्टेज पे चढ़ गई, जिसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियों में रखी हुई
और 2 अंगूठियों के डिब्बे रखे हुए थे। बुआ जी ने वह लेकर अथर्व और रूहानी के पास आ गई। अथर्व खड़ा हो गया। रूहानी जैसे ही खड़ी होने लगी तभी उसका लहंगा उसके पैरों में फंस गया और वह गिरने लगी थी, लेकिन अथर्व ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे हौले से खड़ा भी कर दिया। अथर्व का इतना विनम्र और जेंटलमैन वाला स्वभाव देखकर रूहानी तो काफ़ी हैरान थी। वह भी खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ अथर्व से छुड़ा लिया। अथर्व को रूहानी का ऐसा बर्ताव काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने अभी कुछ भी ना कहने का फैसला किया। बुआ जी ने अंगूठियों की थाल दोनों के सामने रख दी और अंगूठियाँ उठा ली। रूहानी के मन में अभी भी कश्मकश चल रही थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे अनजान रिश्ते में बनने जा रही है, जिसका क्या अंजाम होगा वह भी उसे पता नहीं। लेकिन अथर्व अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था। उसे तो वह लड़की मिल गई जिसे वो चाहता है, जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। अथर्व ने देखा कि रूहानी अपनी जगह पर बिल्कुल स्तब्ध थी और वह आगे भी नहीं बढ़ रही थी, तो अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। सब लोगों ने ताली बजाने लगे। रूहानी काफ़ी हैरान थी। अथर्व ने अपना हाथ बढ़ा दिया। बुआ जी ने रूहानी से अथर्व की उंगली में अंगूठी पहनाने के लिए कहा, तो रूहानी ने भी अथर्व को अंगूठी पहना ही दी। दोनों की रिंग एक्सचेंज हो चुकी थी और पूरे हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से ही गूंज रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। सगाई हो चुकी थी। अथर्व और रूहानी वापस सोफे पर ही बैठ गए। सभी मेहमान भी अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ के आपस में बातें करने लगे। रूहानी खामोशी से बैठी हुई थी। तभी अथर्व धीमी आवाज़ में बोलता है, मुझसे दूरी बनाने की कोशिश भी मत करना। मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे लिए। सच कह रहा हूँ, तुम जितना मुझसे दूरी बनाओगी मैं उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आऊँगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे इतने पास आ जाऊँ कि तुम सांस भी ना ले पाओ। अथर्व की बातें सुनकर रूहानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैं चुपचाप बैठी ही तो हूँ। अथर्व, तुम बेवकूफ़ हो सकती हो, लेकिन मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तुमने जिस तरीके से अपना हाथ छुड़ाया मैं सब समझ गया। चलो अभी तुम सेफ हो। अभी मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है और मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता जिससे कि कल की न्यूज़ की हेडलाइन फिर से अथर्व कपूर के नाम हो जाए। रूहानी ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप बैठी रही। कुछ देर के बाद युग स्टेज पर आया और जैसे ही वह रूहानी के पास जाने लगा तभी अथर्व अपनी जगह पर खड़ा हो गया और रूहानी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। युग उसे गुस्से में देखने लगा। वह रूहानी से बातें करना चाहता था, लेकिन अथर्व उन दोनों के बीच जो आ गया था। रूहानी भी अपने सामने खड़े अथर्व को देखने लगी। युग ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहता है, अपनी फ्रेंड को बधाई देने आया हूँ, आज उसकी सगाई जो हो गई है। अथर्व कटाक्ष में कहता है, बधाई दूर से भी तो दी जा सकती है, उसके लिए पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर मेहता। युग ने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, आप दोनों को बधाई हो सगाई के लिए। इतना कहकर युग वापस स्टेज से नीचे चला आया। उसके जाने के बाद अथर्व ने उसे गुस्से से घूरा और वापस रूहानी के बगल में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद सगाई का फंक्शन कंप्लीट हो चुका था और अब सब मेहमान भी जा चुके थे। वैशाली और शीला रूहानी के पास आई और कहती हैं, आओ ना रूहानी, हम सब लेडीज़ बातें करते हैं। रूहानी ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे से उठने लगी। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया, उससे वहीं बैठने का इशारा किया। रूहानी चुपचाप बैठ गई। वैशाली ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और अथर्व से बोलती है, अथर्व, तुम्हारे साथ तो इसे ज़िंदगी भर बातें करनी है, तो थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताने दो। वैशाली रूहानी को ले जाने लगी तो रूहानी ने अथर्व की तरफ देखा और इशारे से पूछा कि वे जाए या ना जाए। अथर्व ने उसे मना कर दिया और सामने देखने लगा। रूहानी वापस अपनी जगह पर बैठ गई और धीमी आवाज़ में बोलती है, मामी जी, मेरा लहंगा बहुत भारी है, मुझसे चला भी नहीं जाएगा।
वैशाली, कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। इतना कहकर शीला और वैशाली रूहानी को खड़ा होने में मदद करती हैं और उसे अपने साथ ले गई। रूहानी ने पलटकर अथर्व की तरफ नहीं देखा क्योंकि उसे पता था कि वह गुस्से में जल भुन रहा होगा। वो तीनों ऊपर रूहानी के कमरे में चली आई। अथर्व को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन तभी उसके पास अंश आ गया और उससे बातें करने लगा। हालांकि अथर्व सिर्फ सुन रहा था क्योंकि उसका मन तो रूहानी में ही अटका था। कुछ देर के बाद अभय ने ओबरॉय जी के घर वापस जाने की इजाज़त लेने लगे और अथर्व भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। हालांकि वो भी जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसे रूहानी से बातें जो करनी थी, लेकिन वो जाने से पहले बस एक बार रूहानी को देखना चाहता था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का आज का ये पार्ट? तो आपको क्या लगता है, क्या रूहानी अथर्व के जाने से पहले उससे एक बार मिलेगी या नहीं? कैसे होने वाली है आगे की ये स्टोरी? क्या अथर्व और रूहानी एक हो पाएंगे? स्टोरी को सुनने के लिए और मेरी इस स्टोरी को आप चाहते हैं मैं इतना ही लंबा और इतने ही लॉन्ग एपिसोड्स डालूँ, तो आपको बस आज के दिन मीन्स मेरे जितने भी एपिसोड्स आते हैं आपको 200 लाइक्स उसमें कंप्लीट करने हैं। तो बस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और सुनते रहिए। हार्टली सी यू सिर्फ टिनी FM जान के साथ।